नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 11। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे थिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा। आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, यह हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तू नहाए लेव शंकरी, फिर चाय ठंडाए जय है, बुआजी ने आकर कहा। आज बुआजी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं। खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य वन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन मांगजी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, यह लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरिस्तान है, हमरो धर्म बिगाड़ी हिया आय के, बुआजी बोली। बुआजी ने ही यह शादी तय कराई थी। लड़का अपताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआजी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिंती। पहचनत्यों ने पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे होबो, बुआजी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए। मैं इसी तरह देख लूंगा और ज्यादा तड़क भड़क की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआजी को इशारा किया और वे उठकर चली गईं। थोड़ी देर में सुधा आई। सादी सफेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई। शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्मलिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया।
तो तोहरे अभिन कौन बैस हुआ गई। तुहो काहे नाही बहुरिया ले औत्यो। सुधी के अकेल मन न लगी, बुआजी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए। आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है। सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिंती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिंती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं, ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं, अब चंदर को याद थोड़े ही है कि सुधा भी इसी घर में है। उन्हीं से बातें कर रही हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिंती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूंगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिंती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झिमक गया। पाजी कहीं की बहुत बेशर्म हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशर्म। हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ। यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआजी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू। मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट न होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीतिरसम के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीतिरसम अपने मन से कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही ले, फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो शुभस्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआजी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीतकर चले गए।
बुआजी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक वो आए रहे जूताखोर। एक ठो कागज थमाए के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गईं। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआजी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआजी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आए। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाईं और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए, और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी, हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा, सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर यह आंसू कैसे? छे, और यह माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखे थी कि बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने? रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों। या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफा भी हमारा हो न सका। वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसू होती तो बहुत सी बातें करते, सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी
सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर और दूसरी बात उसकी, जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिंती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं, और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहां रहूंगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ। चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी। हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था, और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिंती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिंती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवाकर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तलें, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआजी, महराजन और बिंती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआजी ने बिंती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी अस जबान चलाए लियो, अब इन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिंती चुप हो गई और अंत में बुआजी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआजी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौरियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांधकर रख दिया। रात को अक्सर बुआजी, महराजन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिंती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उछाह बुआ को नहीं था, उतना बिंती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिंती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम। लेकिन रेशम के चमकदार, रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है,
उदास स्तब्ध अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिंती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिंती के आंसू छलछला आते तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिंती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिंती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी भी न किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस, अर्जी देने मैजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, शामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिंती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता था वह सिर पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछकर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिंती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।